हाय एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं क्लास 7 की एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 में। तो देखिए फिलहाल जो है वो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल, यानी कि प्राणियों में पोषण। तो प्राणी में किस तरीके के पोषण होते हैं, वो किस तरीके से उसको यूज करते हैं और क्या क्या जो है वो न्यूट्रिशन जो है वो लेते हैं। तो इसमें जो है वो एनसीईआरटी सबसे पहले एक डेफिनेशन लिखता है। पहले हम उस डेफिनेशन को समझते हैं कि प्राणियों के पोषण में पोषक तत्व की आवश्यकता, आहार के अंदर ग्रहण, भोजन ग्रहण करने की विधि और शरीर में इसके उपयोग की विधि सम्मिलित है। तो अब बात करते हैं कि एनिमल में जो है वो न्यूट्रिशन मिलेगा कैसे। तो सबसे पहली बात है कि एनिमल जो है वो कुछ ईट करेगा, यानी कि कुछ खाएगा, और उसके बाद जो है वहां से उसका न्यूट्रिशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होगा। तो वही इसमें कहा गया है कि उपयोग, भोजन ग्रहण करने की विधि। अब जब हम भोजन ग्रहण करेंगे उसके बाद ही जो है वो हमें न्यूट्रिशन मिलेगा। ठीक है। अच्छा, भोजन ग्रहण करना यानी कि जब हम खाएंगे, तो देखिए जब हम किसी फूड को अपने अंदर लेंगे तो सिंपल जो है क्या है ना, उसका पाचन शुरू होगा, यानी कि उसका डाइजेशन शुरू होगा। अब डाइजेशन को पहले हम डीपली पढ़ेंगे कि डाइजेशन क्या है। इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट से जो है वो सिंपल इसको क्लियर करते हैं। तो देखिए पाचन क्या होता है, ये होता है कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, यानी कि जटिल पदार्थ जो हम खाते हैं फूड को, वो हम जटिल पदार्थ के रूप में खाते हैं। अब फॉर एग्जांपल जो है वो हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक करते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। प्रोटीन जो है वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है, और जो वसा हो गया और जो खनिज और लवण हो गए, ये जटिल पदार्थ के अंदर आते हैं। अब डायरेक्ट बॉडी इसको जो है वो डाइजेस्ट नहीं करेगा, डायरेक्टली तो कतई डाइजेस्ट नहीं होगा। इसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे जो पेट के अंदर जो हमारा आमाशय होता है उसके अंदर बहुत सारे जो है वो डाइजेस्टिव जूस और जो HCl वगैरह होते हैं, जो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जो है वो सिंपल सब्सटेंस यानी कि सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। उसके बाद ही जाकर जो है वो हमारे भोजन का जो है वो पाचन होता है, यानी कि डाइजेशन होता है। तो उम्मीद करता हूं कि डाइजेशन वाला पोर्शन तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, डाइजेशन इन ह्यूमन यानी कि मानव में जो है वो पाचन की प्रक्रिया। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि फॉर एग्जांपल जो है वो हमने फूड खा लिया फूड। अब वो फूड कहाँ हम खाएंगे, बक्कल कैविटी से। अब बक्कल कैविटी में जो है वो टीथ है, तो वो क्या करेगा, उसको ग्राइंड करेगा, च्यू करके उसको जो है वो एक और थोड़ा सा सिंपल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट करेगा। अच्छा, अब ये जो फूड जो है ये बक्कल कैविटी से होते हुए ईसोफेगस में आ जाएगा, एंड ईसोफेगस को जो है वो ग्रसिका हम कहते हैं। ठीक है। अब ईसोफेगस में आ गया, अब ईसोफेगस से आगे जो है वो स्टमक में जाएगा, एंड स्टमक से होते हुए वो स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत, और वहां से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत, और उसके बाद जो है वो लास्ट में जो है वो एनएस में जाएगा, एंड एनएस के थ्रू जो है वो बाहर आउट हो जाएगा। ठीक है। तो ये इतने कंपार्टमेंट हो गए। हमने इसमें देख लिया कि बक्कल कैविटी यानी कि मुख गुहिका, उसके बाद हमने इसमें देखा ईसोफेगस यानी कि ग्रासिका। बक्कल कैविटी के बाद फूड कहां जाएगा, तो ये ईसोफेगस में जाएगा। देखिए बहुत बार एग्जाम में क्या होगा, आपको ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो सजाने के लिए आ जाएगा कि बताइए कि हम फूड इंटेक करेंगे तो वो किस चीज के थ्रू जो है वो आगे की तरफ जो है वो एनएस से आउट होगा। तो सबसे पहले जो है हमें याद रखेंगे कि बक्कल कैविटी आएगा, उसके बाद ईसोफेगस यानी कि ग्रासिका, उसके बाद थर्ड जो है वो स्टमक होगा जिसको हम आमाशय कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन श्रुदांत, और लार्ज इंटेस्टाइन बृहदांत, और सिक्स्थ में जो है वो एनएस यानी कि गुदा। तो ये जो है वो एक कंप्लीट साइकिल है। इसी साइकिल के थ्रू जो है वो मानव के अंदर डाइजेशन होता है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये वाला प्रोसेस से ही आपका डाइजेशन हो जाएगा, ये तो मात्र वो जगह है जहां पर आप डाइजेशन करवाओगे, लेकिन सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डाइजेशन करने के लिए जो है वो हमारे पास क्या है, वो है एसोसिएटेड ग्लैंड, यानी कि हमारे बॉडी में बहुत सारी ऐसी महत्वपूर्ण ग्रंथियां हैं जो मतलब वहां से सिक्रीशन होगा और उसके बाद जो है वो डाइजेशन होगा। हम सबसे पहले बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की, यानी कि लार ग्रंथि, यानी लाला ग्रंथि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, लार ग्रंथि भी हम कह सकते हैं इसको। ठीक है। अच्छा, जब हम फूड को इंटेक करते हैं तो हमारा जो फूड का डाइजेशन यानी कि पाचन जो है वो हमारे सलाइवे, हमारे बक्कल कैविटी में जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद आगे की तरफ जो है वो लिवर भी जो है वो एक ग्लैंड है, यहां से भी जो है वो यहां से क्या निकलेगा, हमारा बाइल जूस वगैरह आएगा। फिर पैनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय से भी जो है वो डाइजेस्टिव जूस निकलेगा, यानी कि जिसको हम पाचक रस कहते हैं। अच्छा, एक चीज और कि ये जो पैनक्रियाटिक जूस है, अब यहां से जो ये पैनक्रियास से जो जूस निकलेगा उसे हम क्या कहेंगे, पैनक्रियाटिक जूस यानी कि पाचक रस।
अच्छा, ये क्या करेगा, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को जो है वो सिंपल सब्सटेंस में तोड़ेगा, ठीक है। एक तो ये डाइजेशन का एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया, लेकिन जो पैनक्रियाज है वो भी जो है वो जटिल पदार्थ को जो है वो सरल पदार्थ में जो है वो कन्वर्ट करेगा। एंड ये वाली एसोसिएटेड ग्लैंड और ये वाले सारे चेंबर जो है जब मिलेंगे तब जाकर हमारा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र जो है वो कंप्लीट होता है। तो अगर हम ऐसा सोचते हैं कि ये वाला जो अपना कंपार्टमेंट है, अगर इसी के जरिए सिर्फ अगर डाइजेशन होगा तो ये बिल्कुल गलत है। ये तो है जहां डाइजेशन होगा, लेकिन उसमें एसोसिएटेड ग्लैंड जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किसी भी चीज को, किसी भी जो चीज हम खाते हैं, कोई भी भोजन को जो है वो डाइजेस्ट करने में, ये हमारे पास जो एसोसिएटेड ग्लैंड है इससे जो है वो सिक्रीशन होगा। सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रीशन जो है वो सलाइवरी ग्लैंड से होगा। लीवर से जो है वो हमारा बाइल जूस आएगा। पैनक्रियाटिक जूस जो है वो हमारा पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय से आएगा। उसके बाद जो है वो हमारा जाके डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होगा, ठीक है। इतना उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे ना, तो यहां पर जो है ना इंजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, इंजेक्शन क्या होता है आप देखिए, इसे समझ सकते हैं। अंतर्ग्रहण, आप समझ रहे होंगे, अंतर्ग्रहण। इंजेक्शन क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी कि जो खाना है, जो भोजन है वो हमारे बॉडी के अंदर जाए, उसी प्रोसेस को जो है वो हम इंजेक्शन कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये भी डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जब हम किसी फूड को इंटेक करेंगे तो सबसे पहला जो कार्य होगा वो होगा दांत की मदद से उस फूड के यानी कि उस भोजन के जो है वो टुकड़े करना। इतना बात आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं टीथ यानी कि दांत। अच्छा, इसका एक डायग्राम देख लेते हैं और इसके बारे में कुछ और कॉन्सेप्ट है उसे हम समझते हैं। देखिए, टीथ तो ये हो गया, देखिए इस तरीके का टीथ होता है, ठीक है। अच्छा, टीथ का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, उसको जो है ना एनेमल कहते हैं। सबसे मजबूत पोर्शन होता है। एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल कि दांत में ऐसा कौन सा है जो सबसे मतलब क्या बोलते हैं उसको, बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत हार्ड है, टफ है, तो वो हमारे पास इनेमल है। अच्छा, ये जो टीथ है, ये जो हम दांत देख रहे हैं ना, इसके 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट? 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला जो है ना वो क्राउन पार्ट होता है, जो ऊपर वाला है, जो हमें दिखाई देता है, जो व्हाइट कलर का होता है, उसे हम क्राउन पार्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो मसूड़े के अंदर यानी कि जो हमारे को दिखाई नहीं देता है, जो अंदर साइड में है, उसको हम रूट कहते हैं। क्या कहेंगे? रूट कहेंगे। अच्छा, और ये दोनों के बीच में जो पोर्शन होगा ना, उसको हम नेक पोर्शन कहेंगे। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इनेमल तो हो गया सबसे आउटर पोर्शन। कौन सा पोर्शन? सबसे आउटर पोर्शन। अब बाहर से अंदर की तरफ चलते हैं दांत में, तो इनेमल तो हो गया सबसे आउटर पोर्शन। उसके बाद की अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद डेंटाइन होता है। याद रखेंगे, इसको इंपॉर्टेंट है, डेंटाइन। और जैसे ही डेंटाइन के नीचे बात करेंगे तो उसके नीचे क्या होता है? पल्प कैविटी होता है। अच्छा भैया, ये पल्प कैविटी क्या है? ये पल्प कैविटी है क्या? तो पल्प कैविटी हम उसे कहते हैं जहां पर जो है वो ब्लड और नर्व की जो है वो सप्लाई होती है। यानी कि वही हम कहते हैं जब हमें दांत में जो झंझनाहट महसूस होती है तो वहां पर क्या है? नर्व है। इसके वजह से दांत में जो है वो हमें झंझनाहट महसूस होती है। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जो है हमारा जो लाइफ स्पैन है, यानी कि हमारा जो जीवन काल है, जो हमारा जीवन चक्र है, भैया मात्र 2 बार जो है वो हमें दांत आते हैं। और जो पहला तीत जो हमें आएगा उसे हम मिल्क तीत कहेंगे, यानी कि दूध का दांत। और दूसरा जो तीत जो हमारे पास दांत आता है उसको हम कहते हैं परमानेंट तीत, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ समझते हैं। मिल्क तीथ यानी कि ड्यूरिंग इन्फेंसी, यानी कि बचपने के टाइम पे जो तीथ हमें आता है उसे हम मिल्क तीथ की कैटेगरी में लाकर रख देते हैं। अच्छा, 6 से 8 साल के बीच में जो है ये मिल्क तीथ वाला प्रोसेस जो है वो चलता है। और इसी मिल्क तीथ को जो है वो हम कहते हैं कि भैया ये फर्स्ट सेट ऑफ तीथ है। कौन सा सेट ऑफ तीथ है? फर्स्ट सेट ऑफ टीथ है। अच्छा, अब बात करते हैं ना ये परमानेंट टीथ की, ये है क्या? तो परमानेंट टीथ को जो है ना वो हम सेकंड सेट ऑफ टीथ कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मिल्क टीथ होता है हमारे पास, वो जब पूरा झड़ जाता है उसके बाद जो है वो हमारे पास जो परमानेंट टीथ बचता है, इसको हम सेकंड सेट ऑफ टीथ कहते हैं। एंड इसी को ही परमानेंट टीथ के नाम से भी जाना जाता है। और एट द टाइम ऑफ ओल्ड एज, अच्छा मिल्क टीथ जो है वो 6 से लेकर 8 या 12 मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14-15 साल तक रहता है। लेकिन जो हमारे जो ओल्डेस्ट टाइम तक रहेगा वो परमानेंट टीथ होगा, ठीक है। अब एक बार जो है ना इसका डायग्राम देख लेते हैं। जो हमारे दांत के जो टाइप है, जो स्ट्रक्चर है, हम उसे जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये जो टीथ है ना हमारे, जो ये देखिए, अब समझने की बात ये है कि ये एक पोर्शन है, ये जैसे कि नीचे वाला पोर्शन है, तो ये नीचे वाले पोर्शन का डायग्राम है। तो यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 दांत इधर है और ठीक उसका 8 दांत उधर है। तो जो हम
फॉर्मूला लिखते हैं, जो डेंटल फॉर्मूला जो बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि डेंटल फॉर्मूला जो लिखते हैं, अब देखिए ये वाले पार्ट से सिर्फ हम डेंटल फॉर्मूला को लिखेंगे। अब देखिए इसमें इंसीजर होते हैं, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है, मोलर होता है। अच्छा, इंसीजर को कृतक कहते हैं, कैनाइन को रदनक कहते हैं और प्रीमोलर को अग्र चवर्णक कहते हैं और मोलर को जो है वो चवर्णक कहते हैं। अच्छा, इंसीजर का क्या काम है? इंसीजर का काम क्या है? वो फूड को कट करने, हमारा जो आगे के जो 4 दांत हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्मॉल पीसेस में कट करने का काम करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये देखिए कैनाइन। अच्छा, कैनाइन जो है ना वो नीचे साइड 2 कैनाइन है और हमारे ऊपर वाले साइड 2 कैनाइन है, यानी कि हमारे पूरे बक्कल कैविटी में सिर्फ 4 कैनाइन है और 4 कैनाइन क्या काम करते हैं, फूड को टीयर करने का काम करता है। फॉर एग्जांपल कोई मीट वगैरह खाता है तो वहां से जो है वो उसे टीयर यानी कि फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है। अच्छा, प्रीमोलर क्या करता है, उसको क्रश करता है, यानी कि उसको और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। फॉर एग्जांपल कि हम चपाती खाते हैं, आगे से उसको तोड़ा या उसको फाड़ा और फिर उसके बाद उसे जो है ग्राइंड करते, क्रश करते हैं, क्रश करके जो है वो इसको स्मॉल पीसेस में जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, ये वाला मोलर वाला पार्ट जो है ना उसको ग्राइंड करके अच्छे से जो है वो उसको लिक्विफाइड कर देता है, लिक्विड, एंड देन फिर हम जो है वो इजीली जो है वो उसे जो है वो स्वेलो कर जाते हैं, यानी कि अंदर की तरफ ले लेते हैं। अच्छा, अब मैं क्या बता रहा था आपको, डेंटल फॉर्मूला। तो देखिए डेंटल फॉर्मूला की हम बात करते हैं तो डेंटल फॉर्मूला जो है वो एक साइड ऑफ टीथ से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए डेंटल फॉर्मूला में सबसे पहला टीथ जो है वो इंसीजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर होता है और मोलर होता है। ICPMM, आप इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखेंगे, ICPMM, ICPMM। अब इसी के ठीक हम इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर से ही जो है वो हम डेंटल फॉर्मूला लिखने को समझते हैं। अच्छा, ये एक सेट ऑफ टीथ दिख रहा है ना, यहाँ पर कितने इंसीजर है, तो लिखेंगे 2 इंसीजर है। ठीक है, 2 इंसीजर है। फिर उसके बाद कैनाइन कितना है, भैया एक ही कैनाइन है। ठीक है, एक कैनाइन लिख लिए। फिर उसके बाद बात करेंगे प्रीमोलर की, प्रीमोलर कितने हैं, तो भाई प्रीमोलर 2 हैं। और अच्छा, मोलर कितने हैं, अच्छा मोलर में ये विजडम टूथ वगैरह होता है जो कि एक सर्टेन 18-20 साल के बाद आना शुरू होता है, जिसको हम अक्कल दाढ़ कहते हैं। ठीक है, अब ये मोलर कितने हैं, 3 है। तो ये देखिए ये बन गया हमारे पास जो है हमारा डेंटल फॉर्मूला बन गया 2123 बाई 2123। ये वाला जो है पोर्शन है वो इस साइड ऑफ पाथ, इस साइड को दर्शाता है और ये नीचे वाला पोर्शन जो है वो इस साइड को दर्शाता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है कि 2123 बाई 2123 जो है वो इंसान का, ह्यूमन का जो है वो एडल्ट का है। किसका है, एडल्ट का। ठीक है। अच्छा, अब आगे की तरफ, अब हम लोग ने पूरा प्रोसेस समझ लिया, इंजेक्शन समझ लिया कि फूड जो है वो हम खाएं, उसके बाद जो है वो टीथ के थ्रू जो है उसको जो है वो स्मॉलर पीसेस में जो है उसको कन्वर्ट कर लिए। अब हम आगे की तरफ प्रोसीड करते हैं कि अब जब उसको हम स्वेलो करेंगे यानी कि उसको अंदर की तरफ लेंगे तो भाई हमारे पास फूड पाइप होगा और इसोफेगस होगा, यानी कि भोजन नली और ग्रसिका। अच्छा, इसका काम क्या है, स्वेलो फूड पासेस फूड पाइप। अब वही मैं बता रहा था कि बकल कैविटी से जो फूड जो पास होगा वो आपके इसोफेगस से होते हुए जो है वो आपके स्टमक में जाएगा। इतना बात आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं। अच्छा, इसके बाद क्या है, फूड पुश्ड बाय द मूवमेंट। अच्छा, अब जैसे कि ठीक है, यहां से तो हम लोग ने जो है वो ये वाले मसल्स को यूज करके अंदर की तरफ फूड को जो है वो स्वेलो करवा लिया, लेकिन बात ये है कि ये इसोफेगस जो सीधी नली है, ये क्या कहते हैं इसको, भोजन नली जो है वो किस तरीके से जो है फूड को स्टमक में पहुंचाएगा। तो यहाँ पर जो है वो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है और उसी के तरफ जो देखिए ये जो है ना हमारा इसोफेगस जो है ना कुछ इस टाइप का है, तो यहाँ पर जो है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होता है, वो क्या करता है, फूड को अंदर की तरफ जो है वो जाने में मदद करता है। एंड फाइनली जो है वो फूड पाइप से होते हुए हमारा जो भोजन है वो हमारे स्टमक में आ जाता है, यानी कि हमारे अमाशय में आ जाता है। अब हम आगे इसमें समझेंगे कि अब अमाशय के अंदर क्या क्या प्रक्रिया होती है, आइए फटाफट से उसको समझते हैं। उससे पहले जो है वो हम स्टमक का जो है वो एक ऊपर का जो है ना उसका एक नेचर ले लेते हैं कि वो दिखता कैसा है, कहां पर सिचुएटेड है, क्या काम करता है वो, आइए समझते हैं। देखिए क्या है, थिक वॉल्ड बैग यानी कि थैलीनुमा संरचना है, थिक वॉल्ड बैग है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है। देखिए आप यहां पर देख भी रहे होंगे कि ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, स्ट्रक्चर को भी हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे ताकि आपका कोई भी जो है वो डाउट आपका बाकी ना रहे। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि फ्लैटेंड जे शेप यानी कि चपटा एवं जे आकृति। देखिए जे टाइप का आपको लग रहा होगा, ये जे टाइप का आपको लग रहा होगा, यानी कि आप डायरेक्ट यहां से सवाल आ जाएगा कि हमारा जो अमाशय है वो किस शेप का है, तो जे शेप का है।
ठीक है। अच्छा, इसमें देखते हैं आगे, वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनल यानी कि आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग। अच्छा, हमारा आहार नाल कहाँ से शुरू होता है? बक्कल कैविटी से शुरू होता है और खत्म कहाँ पर होता है? हमारे एनस यानी कि गुदा पर आकर खत्म होता है। शुरू होगा हमारा मुख गुहिका से, खत्म होगा हमारा गुदा पे। अब इसके बीच में जो सबसे वाइडेस्ट पार्ट है भाई वही अमाशय, वही स्टमक है। देखिए इसका थिकनेस भी और इसका विड्थ भी जो है वो ज्यादा है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अच्छा, अब जो है वो इसका कार्य देखते हैं, इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक। अच्छा, इसका काम क्या है? जो हमारा जो स्टमक यानी कि आमाशय है, उसका जो इनर लाइनिंग है, जो अंदर वाला पोर्शन है, यहाँ पर जो है वो म्यूकस सिक्रीट होता है। अच्छा, अब आप पूछेंगे कि म्यूकस ये काम क्या करता है? तो म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट लाइनिंग ऑफ स्टमक, यानी कि जो हमारे जो अमाशय की जो लाइनिंग होती है अंदर की तरफ, उसे जो है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि हमारे देखिए हमारा एक स्टमक है, उसका पीएच ऑलरेडी बहुत हाई होता है, बिकॉज वहाँ पे एसिडिक जो है सिक्रीशन होता है, यानी कि अम्लीय सिक्रीशन वहाँ पर होता है। तो उससे जो है वो हमें जो है वो प्रोटेक्ट करने का काम करता है। बिकॉज क्योंकि अब देखेंगे इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में जो है वो म्यूकस होता है, HCl होता है, इसका पीएच बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, लेकिन म्यूकस जो है वो इससे जो है वो हमें बचाता है। अच्छा, ये तो हो गया। अच्छा, अब ये क्या है? डाइजेस्टिव जूस भी जो है, अब स्टमक के अंदर प्रोटीन का डाइजेशन होता है। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि जो स्टमक का जो डाइजेस्टिव जूस है वो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को, यानी कि जटिल प्रोटीन को सरल प्रोटीन में जो है वो कन्वर्ट करने का काम करता है। अब यहीं से जो है वो प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनेंगे। तो हमने इसमें देख लिया कि जो इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक यानी कि अमाशय का जो अंदरूनी वाला भाग होता है, वहां से म्यूकस सीक्रेट होता है, HCl सीक्रेट होता है, डाइजेस्टिव जूस। अब ये डाइजेस्टिव जूस का भी हमने प्रोसेस समझ लिया कि वो क्या करता है? जटिल प्रोटीन को जो है वो सिंपलर सब्सटेंस यानी कि सिंपल प्रोटीन में जो है वो अमीनो एसिड अब यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। एंड अब लास्ट पार्ट बात करते हैं इसमें कि अब ये जो स्ट्रक्चर है हमारा स्टमक का, हमें इसे बहुत अच्छे से समझना है ताकि हमारा कोई भी जो डाउट है वो डाउट जो है वो बाकी ना रहे। ठीक है। अच्छा, ये वाला तो हो गया ईसोफेगस। अच्छा, ईसोफेगस जो है वो ओपन होता है यहाँ पर आके। ठीक है, ये वाला पोर्शन में जो है वो ईसोफेगस स्टमक के कौन से भाग में जो है वो ओपन होता है? तो याद रखेंगे हमेशा कि जो ईसोफेगस है यानी कि ग्रासिका है, वो स्टमक के कार्डियक वाले पार्ट में आकर ओपन होता है। अच्छा, अब बात करेंगे कि कार्डियक पार्ट, ये कार्डियक ये एक पार्ट है स्टमक का। इसका नाम कार्डियक क्यों रखा? क्योंकि इसके इर्द गिर्द में ही हार्ट है, इसके वजह से इसका नाम जो है वो कार्डियक पोर्शन रखा हुआ है। अच्छा, कार्डियक पोर्शन के ऊपर हम देखेंगे ना तो फंडस पोर्शन है। अब ये हो गया फंडस वाला पोर्शन, एंड ये दोनों पोर्शन तो हो गया कंप्लीट। अब ये वाला बीच वाला जो मेन पोर्शन है इसे हम बॉडी कहते हैं, और जो नीचे वाला भाग है, ये जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर पाइलोरिक इस भाग का नाम है। ठीक है, एंड यहाँ पर जो है वो एक स्फिंक्टर है जिसका डिस्कस अभी हम करेंगे थोड़ी देर में। एंड इसके आगे से ही जो है वो हमारी छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो शुरू हो जाता है। अच्छा, मैं आपको 2 पॉइंट यहाँ पर अभी बताया नहीं हूँ, मैं बताने वाला हूँ कि यहाँ पर जो ईसोफेगस जो है, ये जो ईसोफेगस जो आके कार्डियक वाले पोर्शन में खुल रहा है ना, यहाँ पर जो है वो स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर जो है वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि यहाँ से फूड अंदर आया, उसके बाद ये फ्लैप जो है बंद हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ से फूड जो है वो वापस बाहर नहीं जाएगा। लेकिन एक प्रोसेस है जो यहाँ से जो फूड जो भोजन जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो ग्रसिका में चला जाता है, वो भी मैं आपको डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे थे कि यहाँ पर भाई कार्डिक स्फिंक्टर होता है। कार्डिक स्फिंक्टर कहाँ पे होगा? कार्डिक स्फिंक्टर होगा ईसोफेगस और स्टमक के कार्डियक वाले रीजन के बीच में जो है वो कार्डियक स्फिंक्टर होगा, जो भोजन को वापस ऊपर की दिशा में जाने से रोकता है। वैसे ही सेम पाइलोरिक स्फिंक्टर यहाँ पर है। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर क्या है कि ये जो पाइलोरिक वाला पोर्शन है, यहाँ से जो भोजन अंदर आता है तो वापस छोटी आंत से जो है वो भोजन जो है वो वापस पाइलोरिक की रीजन, पाइलोरिक स्फिंक्टर के थ्रू जो है वो वहां पे जाने से उसे रोकता है पाइलोरिक रीजन में। इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं आपको एक बता रहा था कि इसमें कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा जो स्टमक जो भोजन जो स्टमक में होता है, पेट में आमाशय में होता है, वो क्या करता है ना कभी कभी जो है वो हमारे ईसोफेगस में आ जाता है। अब ये होता क्यों है? ये होता इसलिए है क्योंकि जो हमें जो बोलते हैं ना कि सरक गया, ठसका लग गया, जो भी है, उसके वजह से क्या होता है ना कि वो फ्लैप जो है ना, ये फ्लैप खुल जाता है और जो यहाँ से जो है भोजन जो है वो ऊपर की तरफ चला जाता है। तो वहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ईसोफेगस है यानी कि हमारी जो ग्रसिका है उसमें बहुत ज़्यादा हमें जलन होता है। तो जलन होने का रीज़न यही है क्योंकि यहाँ वाला जो पोर्शन है, जो ईसोफेगस वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है वो पीएच कम होता है और जो स्टमक वाले पार्ट में है पीएच ज़्यादा होता है। तो अब जब यहाँ पे HCl भी है, यहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस भी है, तो वो जो भोजन के साथ जब मिक्स हो जाते हैं तो वापस से जो वो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसके वजह से जो है वो हमें जलन ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका में महसूस होता है।
होता है। अब इसके बाद भी आगे के बहुत सारे पोर्शन है। अब तो स्टमक हो गया, स्टमक यानी कि आमाशय। इसके बाद जो है वो हम छोटी आंत बड़ी आंत के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कशन करेंगे, इसको भी एकदम डीप में समझेंगे और हम अपने कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करते हुए चलेंगे। तो अब इसके आगे के पोर्शन को देखते हैं हम। तो अब इस चैप्टर में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो अब हमने स्टमक यानी कि हमारे आमाशय के बारे में देख लिया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं, यानी कि छोटी आंत। अब इसमें क्या क्या होता है? अच्छा, जो छोटी आंत है उसका जो वॉल है, यानी कि जो फॉर एग्जांपल जो है वो कहाँ पे, हाँ यहाँ पर ये जो छोटी आंत है इसका ये वाला जो वॉल है, जो इनर साइड वाला वॉल है, वहां से जो है वो कुछ रस स्रवित होता है, यानी कि वहां से कुछ रस जो है वो सिक्रीट होता है, यानी कि जूसेस कुछ उसमें से सिक्रीट होते हैं। अच्छा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो हाईली कॉइल्ड है, यानी अत्यधिक कुंडलित। बहुत मतलब अगर स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम उसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, लेकिन अगर देखेंगे तो 7.5 मीटर जो है वो लंबा होता है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को अगर लेके अगर खोलते हैं तो वो कम से कम 7.5 मीटर के हम जो है वो लंबाई हमने को देखने को मिलेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पर जो है वो जूस सीक्रेट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से ही जूस सीक्रेट होता है। इसके अंदर जो है वो हमारे लीवर का भी सीक्रेशन आता है, यानी कि हमने देखा था कि लीवर में क्या होता है, हमारे पास जो गाल ब्लाडर होता है जो कि बाइल जूस को सीक्रेट, जो बाइल जूस को स्टोर करने का काम करता है, वो यहां पर सीक्रेशन देखने के लिए मिलेगा। जो पैंक्रियास से जो हमारे अग्नाशय से जो है वो हमारे पास जो पैंक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय रस जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें जो है वो उसका सिक्रेशन होगा ताकि जो है वो यहाँ डाइजेशन बहुत अच्छे से हो सके। अच्छा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन जो है ना वो हम यहाँ पे इस प्रोसेस में समझेंगे। अब फिलहाल हम बात कर लेते हैं लीवर की। लीवर यानी कि यकृत। लीवर जो है वो हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्रंथि है, सबसे बड़ा ग्लैंड है। तो यहीं पे अब उसका जो है वो स्ट्रक्चर देखते हैं। रेडिश ब्राउन ग्लैंड यानी कि लाल भूरे रंग की ग्रंथि, लाल भूरे रंग की ग्रंथि है लीवर, जो कि ट्रायंगुलर शेप की होती है। ठीक है, आप याद रखेंगे इसको। अच्छा, ये है कहां पर? सिचुएटेड अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। अब कहां पर है सिचुएटेड अपर पार्ट, यानी कि ऊपर भाग में, राइट साइड में जो है वो है, जो उदर के ऊपर भाग में दाहिने ओर अवस्थित है। इतना आपको समझ में आ गया? अच्छा, अब जैसे इसमें जो मैंने बताया था कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे तो देखिए लीवर के से जो है वो मैं कह रहा था कि बाइल जूस यानी कि पीत रस आता है, जो कि एक सैक यानी कि एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर होता है गाल ब्लाडर, उसमें जो है वो जाकर स्टोर होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि ये वाला बाइल जूस जो है ये काम क्या करता है, इसका कार्य क्या है? तो ये कार्य क्या करता है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, ये हमारे वसा के पाचन में यानी कि डाइजेशन ऑफ फैट में जो है वो बहुत यूजफुल होता है। ये जो है फैट को जो है वो फर्दर फैटी एसिड में जो है वो ब्रेक करता है और जो हमारे डाइजेशन को जो है वो बहुत ईजी बनाता है। ठीक है, यहां तक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। मैं आपके कोई भी डाउट को जो है वो रहने नहीं दूंगा, मैं हर चीज को जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अग्नाशय यानी कि पैंक्रियास की। अब पैंक्रियास को समझते हैं, ये क्या है? क्रीम कलर्ड ग्लैंड यानी कि हल्का पीले रंग का ग्रंथि है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, यानी कि हमारे पेट के निचले वाले भाग में जो है वो स्टमक लोकेटेड है, यानी कि अमाशय के ठीक नीचे, अमाशय के ठीक नीचे जो है वो हमारे पास पैंक्रियास है। अच्छा, जिस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन में बात कर रहे थे कि वहां से जो है वो जूस निकलेगा, हमारे लीवर में जो है वहां से बाइल जूस निकलेगा, उसी तरीके से जो है वो पैंक्रियाज में जो है वो पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा। और पैंक्रियाटिक जूस का काम क्या है? उसका भी बहुत सिंपल काम है। वो क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे बॉडी में जो हम इंटेक करेंगे, जो फैट हम इंटेक करेंगे और जो प्रोटीन हम इंटेक करेंगे, उसे क्या करेगा? उसे जो है वो सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में लाकर रखेगा, ताकि वो जो है वो हमारे को जो है वो न्यूट्रिशन वहां से मिल सके, वहां से एब्जॉर्ब होके जो है वो न्यूट्रिशन। अच्छा, इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज के फॉर्म में जो है वो टूटेगा। फैट्स, ये फैट जो है वो फैट रहेगा, मतलब फैट जो है वो आगे फर्दर फैटी एसिड में टूटेगा, ग्लिसरॉल, और प्रोटीन जो है वो हमारा एमिनो एसिड में टूटेगा। ठीक है, तो ये जो है वो हमने पैंक्रियास से रिलेटेड बात कर ली, यानी कि अग्नाशय से। ठीक है, अब इसमें आगे जो है वो हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि अवशोषण, छोटी आंत में अवशोषण होता है, उसे हम समझते हैं। इसमें क्या है? पचा हुआ भोजन। अब इसमें जो है वो जो स्टमक से जो डाइजेस्टेड पार्ट आया है, कहां पर आया है? वो आया है हमारे कहां आया है? हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जैसी पास होगा ना, तो वहां पर जो ब्लड वेसल्स ऑफ इंटेस्टाइन होगी, यानी कि रुधिर वाहिका जो होगी, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा हमारे पास? उसके जो इनर वॉल होगी, जो अंदर यानी कि आंतरिक भित्ति होगी, वहां पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन यानी कि उंगली नुमा संरचना होती है। अच्छा, उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या कहेंगे हम? विली कहेंगे, जिसको रसांग
अंकुर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये काम क्या करता है, ये विलाई का काम क्या है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, यानी कि तले क्षेत्र बढ़ा देता है। ये विलाई क्या काम करता है, वो जो है वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है ताकि जो है वो एब्जॉर्प्शन जो है बहुत ईजी हो जाए, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं ताकि पाचन अच्छे से हो सके। स्मॉल एंड थिन ब्लड वेसल नेटवर्क होता है, तो यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो थिन, बहुत पतला और जालीनुमा स्ट्रक्चर जो होता है वो विलाई को ही, मतलब विलाई का ही जो है वो थिन एंड स्मॉल स्ट्रक्चर, जिसमें लैक्टेल्स वगैरह हम आगे, अभी तो फिलहाल ये क्लास 7 की एनसीईआरटी है, हालांकि उससे ज्यादा ही डेटा इसमें है, आप समझ रहे होंगे। जब आप एनसीईआरटी को रीड करेंगे तो आपको समझ में आएगा होगा कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, लेकिन अभी से एक्स्ट्रा पढ़ के चलेंगे तभी तो आगे की जब क्लास को हम पढ़ेंगे ना तो हमारा रिवीजन शुरू रहेगा, ठीक है। तो अब इस चैप्टर में आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है ना कि हमने डाइजेशन देख लिया, एब्जॉर्प्शन देख लिया, अब एक लास्ट प्रोसेस बचता है जिसको हम एसिमिलेशन कहते हैं, स्वांगीकरण। अब स्वांगीकरण क्या है, उसे जो है वो एक टेबुलर फॉर्म में समझते हैं कि होता क्या है। अब अवशोषित पदार्थ यानी कि एब्जॉर्ब सब्सटेंस, अब जो चीज हम खाएं वो एब्जॉर्ब हो गया, अब उसके बाद एसिमिलेशन का प्रोसेस शुरू होगा। तो अब इसमें हम समझते हैं डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। तो हम लोग ने जो है वो ह्यूमंस का देख लिया, बात करते हैं इसमें डाइजेशन जो है वो जो घास खाने वाले जानवर होते हैं उसमें किस तरीके का होता है। तो उनके पास जो है ना वो रूमन होता है। अच्छा, रूमन क्या है उसे पहले हम समझते हैं। पहले घास को जल्दी जल्दी निगल कर अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। तो जो जानवर जो होते हैं, जो गाय बैल वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, घास को जो है वो फटाफट से जो है वो निगल कर अमाशय में एक भाग होता है उसमें जो है वो जमा कर लेते हैं, उसे हम रूमन कहते हैं। अब वो क्या करेंगे, वहां से कड यानी कि जुगाली, अब रूमन में से जो है वो अपने भोजन को निकाल कर जो है वो जुगाली करेंगे। रूमन में भोजन का पार्शियली डाइजेशन हो जाता है, यानी कि आधा से आधा डाइजेशन हो जाता है, उसमें कहाँ होता है, रूमन में होता है। और फिर वहां से वो जुगाली करना शुरू करेंगे। और रूमिनेशन किसे कहते हैं, तो देखिए रूमिनेशन क्या होगा, रूमिनेशन वो उसको कहेंगे जो जुगाली करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम रूमिनेशन कहते हैं। और जो ये जुगाली करते हैं वैसे जानवर को हम रूमिनेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें समझते हैं कि ये ग्रास यानी कि घास जो है उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है। क्या होता है उसमें, सेल्यूलोज होता है। और सेल्यूलोज को एनिमल जो है वो किस तरीके से, जो गाय और जो बैल वगैरह होते हैं उनके र्यूमन में क्या होता है, बैक्टीरिया होता है। अब ये बैक्टीरिया जो है वो सेल्यूलोज को पचाता है। अच्छा, ये सेल्यूलोज पचेगा कहाँ, तो जानवर के जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में जो है वो अंधनाल यानी कि केकियम होता है। और केकियम दिखता कैसा है, लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक थैलीनुमा संरचना तैयार होता है, उसमें जो है वो सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है। और केकियम कहाँ होता है, तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। देखिए इंग्लिश के एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि ये इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में है, लेकिन हिंदी के एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। तो आपको हिंदी वाले को लेकर चलना है कि वो छोटी आंत और बड़ी आंत के बीच में केकियम होता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला भी प्रोसेस और ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया होगा। अब इस चैप्टर में जो है वो एक छोटा सा प्योर कॉन्सेप्ट बचता है जिसमें हम अमीबा की बात करेंगे, क्योंकि वो भी जो है वो एनिमल की कैटेगरी के अंदर आता है। तो फटाफट से जो है वो उसे भी कंप्लीट करके जो है वो इस चैप्टर को जो है वो हम समाप्त करते हैं। तो वो एक छोटा सा पोर्शन जो है वो अमीबा बच गया था। देखिए अमीबा के बारे में जो है वो डिटेल स्टडी जो है वो हम एनिमल किंगडम के अंदर करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो इसको समझते हैं। तो देखिए अमीबा क्या है, माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकी जीव है। एक कोशिकी यानी कि सिंगल सेल का एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा। अच्छा, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है, यानी कि इसमें कोशिका झिल्ली होती है। सिंपल पॉइंट है, वैसा कुछ उतना टफ नहीं है। राउंड डेंस न्यूक्लियस, यानी कि केंद्रक जो है वो राउंड होता है और डेंस होता है, यानी कि ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है, स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल बल्ब लाइक वैक्यूल होते हैं, जिसको धानियां कहते हैं। वैक्यूल्स यानी कि धानियां होता है, तो वो कैसा होता है, छोटे छोटे बुलबुला नुमा स्ट्रक्चर होता है, ये भी समझ लिया। अच्छा, ये अमीबा जो है, देखिए इसका डायग्राम जो है वो अमीबा इस टाइप का दिखता है। तो ये क्या करता है ना, शेप चेंज करने का जो है वो इसके पास जो है वो एक चीज होता है जिससे वो शेप चेंज कर सकता है। तो वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि अपने आकार को जो है वो बदल सकता है। अच्छा, इसके पास जो है ना स्यूडोपोडिया होगा, जिसको हम फॉल्स फीट कहते हैं। अब स्यूडोपोडिया क्या होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि उंगली नुमा स्ट्रक्चर होता है। इसका काम क्या है कि भोजन को पकड़ने में जो है वो मदद करता है। तो इसका ये बात हो गया, ठीक है। अब इसकी बात आगे जो है वो एनिमल किंगडम में करेंगे, इन डिटेल इसको भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो है वो क्लास 7 की एनसीईआरटी में इतना ही डेटा सफिशिएंट है। आप अच्छे से नोट्स बनाएं, क्योंकि ये चैप्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और जब हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान की जब सीरीज को एक बार जब हम शुरू करेंगे वापस से, तो उसमें जो है वो आपको ये चैप्टर बहुत
बड़ा भूमिका जो है वो निभाता हुआ दिखेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर जो है और ये लेक्चर जो है आपको समझ में आया होगा। अब मिलता हूं मैं आपको इसके नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।